अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो आपने ऑफ कैमरा स्टोरी सुनी उसमें ऑडियो का थोड़ा सा इशू था। माइक तो मैंने लगाया हुआ था, लेकिन हुआ ये कि जो तार है वो लगी हुई थी, ऊपर पंखा चल रहा है, हिली है या क्या हुआ है समझ नहीं आई। तो माइक ने कैच नहीं किया, वो जो सामने कैमरा लगा हुआ था उसका जो माइक था उस पर वो सारी रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन आज पूरी कोशिश की है कि आवाज़ ठीक रहे, आवाज़ में कोई मसला ना हो, तो उसको सेटिंग करते हुए काफ़ी टाइम लगा दिया। असल में होता ही है, मैंने आपसे कल भी यही बात कही थी कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, फाजिलपुर शहर के अंदर मौजूद हूँ। इसका ज़िला राजनपुर है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आया हूँ MMTV फैमिली के ताउन से, जिस पे मैंने एक नया ग्रुप कह लें, एक नया लोगो डिज़ाइन किया है, केयर टुगेदर, ख्याल सबका। 1000 राशन हम तकसीम करने जा रहे हैं। जो हकदार हैं, जो सैलाब की नज़र हुए हैं, जिनके घर बार बह गए हैं, तो टारगेट तो बहुत छोटा था मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की मदद से मैं 1000 मैंने पार्सल बनाया है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए घी है, चीनी है, दालें हैं, नमक है, मिर्चें हैं और पत्ती है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने उसके अंदर डाल दी है। डिटोल है, साबुन है, बर्तन धोने वाला साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, सर्फ़ है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो एक फैमिली की 1 महीने की कम से कम जो ज़रूरत होती है। तो इस तरह 1000 राशन था जो बना के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तकसीम हो भी चुका है। मज़ीद भी 1-2 दिन तक तकसीम हो जाएगा। लेट इसलिए हो रहा है, लोगों ने एक ही जगह पे तकसीम कर दिया। मैं अपनी टीम को लेके दूर दराज गांव के अंदर जा रहा हूं। कल भी था, मट्टी थी, गला ख़राब और हालत मेरी अजीब सी हो रही है। वो आप इंशाल्लाह वीडियोज़ में देखेंगे। दूर दराज हम पहुँचे जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा था, हम वहाँ पे हम गए हैं और राशन पहुँचा के आ रहे हैं। आज की जो कहानी, मेरा गला शदीद वो अंदर खिंच है वो हो रहा है डस्ट की वजह से। मुझे जो कहानी भेजी है आज, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो नबील ने कश्मीर से भेजी है। उन्होंने शुरू में एक बात ऐसी कही कि उन्होंने वॉइस मैसेज भी छोटा सा रिकॉर्ड करके भेजा है, लेकिन मैं वही सुनाना चाहूँगा माइक पे जो उन्होंने ख़ुद से फ़िलबदी उनसे बोला गया। शुरू में जब उन्होंने कहानी मुझे सेंड की, तो इस्लाम दुआ के बाद उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। जब से आप से तल्लुक़ नहीं था, तो उस वक़्त से तो उससे पहले बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, आपको ईमान और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो उसके बाद माशाल्लाह मेरी हालात बहुत बेहतर हो गए। अल्लाह पाक वो कहते हैं जब आपसे ताल्लुक़ नहीं था, यानी आपका प्रोग्राम सुनना शुरू नहीं किया था, एक ताल्लुक़ नहीं बना था, उस वक्त मेरे हालात ठीक नहीं थे, मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन जब से आपसे ताल्लुक़ बना है, आपके प्रोग्राम सुनने शुरू कर दिए हैं, वो जो जुमे को मैं रूहानियत वाला शो करता हूँ उसको भी देखना शुरू किया है, ये वाला जो ताल्लुक़ बना है, ताल्लुक़ से मुराद कोई मेरा दुआ सलाम या दोस्ती या फ़ोन वाला ताल्लुक़ नहीं, यानी वो इस MMTV फैमिली का हिस्सा बने, जिस तरह आप सब हैं। कि मेरे MMTV पे जितने भी मैं शोज़ करता हूँ आपके लिए, वही उन्होंने भी जब शोज़ देखने शुरू किए तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। इसलिए मैं सबसे कहता होता हूँ, फ्राइडे को जो मेरा शो है वो लाज़मी देखा करें और बाकी जुड़ा करें। जुड़े रहने से ये होता है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप भी इकट्ठी करेंगे। अब आते हैं नबील साहब की कहानी की तरफ। वो कहते हैं मैं रंग का काम करता हूँ, रंगाई करते हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं, उन्होंने रंग का लफ्ज़ कहा है तो मैं वही यूज़ करूँ, गलत ना कह दूँ। रंग का काम करता हूँ मैं। इस वक्त रावलपिंडी में हूँ। मेरे ठेकेदार, जिनका नाम मुश्ताक साहब है, अब तो काफ़ी एजेड हैं, उन्होंने बैठ के 2 दिन पहले हमें ये कहानी सुनाई। तो कहानी इतनी मज़े की और खौफनाक थी कि फ़ौरी तौर पे मैंने फ़ैसला किया कि ये कहानी अपने MMTV के ऑफ कैमरा स्टोरी को सेंड करूँ। जो उन्होंने मुझे सेंड की है उन्हीं की ज़बानी सुनिए। वो कहते हैं उन दिनों की बात है, जो उन्होंने लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत कहा है, ये उन दिनों की बात है जिस तरह आप कहते होते हैं मोहब्बतों का दौर था। यानी कि आज से 40-45 साल पहले का जो दौर था वो असल में मोहब्बतों का दौर था। तो ये कहते हैं मोहब्बतों के दौर की ये कहानी है। जो मुश्ताक साहब उस वक्त जवान थे, अब वो काफ़ी एजेड हो चुके हैं। जिन इलाकों में वो रहते थे वो पहाड़ी इलाका था, दरख्त ही दरख्त है। आज भी वहाँ पे कश्मीर वाली साइड पे जाएँ, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, जंगल हैं। लेकिन उस वक्त और आज के जंगल में फ़र्क ये है, उस वक्त का जंगल डरावना था, आज का जंगल कहीं न कहीं आपको दिया जलता हुआ, दिए से मुराद ये लाइट जलती हुई, बल्ब जलता हुआ
आपको रोशनी नज़र आएगी। ये जिन दिनों की कहानी है, उन दिनों में लालटेन होते थे, लालटेन रोशनी के लिए इस्तेमाल होते थे और लालटेन के अलावा कोई लाइट का सोर्स नहीं था सिवाय सूरज की रोशनी के। मुश्ताक साहब कहते हैं बहुत ही, उस वक्त भी बहुत ही बहादुर थे और आज भी बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। और भी गांव के काफ़ी लोग थे जो बहुत बहादुर थे, लेकिन मुश्ताक साहब जैसा कोई बहादुर नहीं था। ये बहुत कम डरते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मोहब्बतों का दौर था, लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, मिलना मिलाना बहुत अच्छा था। उस पहाड़ी इलाके के अंदर लोग बाकायदा एक दूसरे के घरों में जाते और जाके पता करते तरीके से, किसी को शर्मिंदगी भी महसूस ना हो, लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो उस तक तरीके से पहुंचा भी देते थे। जिस तरह आज मैं राशन पहुंचाते हुए ख़ास ख्याल कर रहा हूं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। मैंने पहले ये काम कभी नहीं किया वीडियो बनाते हुए कि कोई ये ना दिल में सोच रहा हो कि काश मैं इस लाइन में ना खड़ा होता, इससे पहले मुझे मौत आ जाए। बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि मेरी वीडियो बन रही है कि मैं लाइन में लगा हूँ, तो मैं इसलिए दूर दूर से बनाता हूँ ताकि लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो। वो लोग भी ऐसा ही करते थे, अगर राशन चीज़ें पहुँचाते थे, खाने पीने का सामान, तो इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो इस तरीके से वो पहुँचाते थे। खुशहाली थी, मोहब्बतें थीं। एक कमाता था 10 खाते थे, आज 10 कमाते हैं, एक को खिलाना भी मुश्किल है। महफिलें लगती, लोग बैठते गपशप मारते। शाम के टाइम पे जब अपने कारोबार से, ज़मीनों से, इधर उधर से फारिग हो जाते तो लोग बैठते, बातें करते, दुख सुख बांटते, और किसी का दुख होता तो मिल के इज्तमाही तौर पे पैसे जमा करते, उसके दुख को हल करते। या कोई उठ के कह देता कि जी मैं ये काम कर देता हूँ, मैं अपनी चीज़ उसके हवाले करता हूँ। खुशी में भी बढ़ चढ़ के सब हिस्सा देते। शादी किसी की होती, सामान कोई पहुंचा रहा होता, चारपाई कोई दे रहा होता, बिस्तर कोई दे रहा होता, तकिया कोई दे रहा होता। लड़ाई इस बात पे होती, इनका मेहमान ही मेरा मेहमान है, मैं अपने घर ठहराऊंगा। ये इस हद तक मोहब्बतें थी उस गांव में भी। उन्हीं दिनों में एक शादी हो रही थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर पे थीं और बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे थे। उन्हीं दिनों मुश्ताक साहब के एक दोस्त शकूर साहब भी, ये फर्दी नाम है, उन्होंने कहा उनको भी याद नहीं आ रहा था, आप फर्दी रख लीजिएगा। शकूर साहब मुश्ताक साहब के यहाँ आए हुए थे। गपशप हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। शादी अरूज पे थी। शादी यूं समझिए उसी जगह पे जहाँ पे मुश्ताक साहब का घर था, उससे थोड़े ही फासले पे 2 नाले गुजरते थे। नाले से मुराद पहाड़ों के अंदर से आबशार तो बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। नाले से मुराद पानी गुजर रहा होता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, उसको क्रॉस करके उसके अंदर से, नाले के अंदर से जाना होता है। 2 नाले थे। ये वाला जो रास्ता था शॉर्टकट था नालों वाला। दूसरी तरफ से जाते थे जहाँ से नाला नहीं था, तो वो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता था, यानी इस नाले से डबल ट्रिपल लंबा था। नाला शॉर्टकट रास्ता था, यहाँ से आप जाते तो आप 15 मिनट में पहुँच जाते, 20 मिनट में पहुँच जाते। उस रास्ते से जाते तो आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाता। सब उस शादी में ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे थे। इर्द गिर्द के लोग पूछने के लिए आते बाकायदा तौर पे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जी मैं भी आज आया हूँ। ये वाकई कल्चर था, मैंने भी देखा हुआ है। उस गांव में भी वही बताते हैं, ऐसा ही था कि लोग जाते, शादी वाले घर का दरवाज़ा खटखटाते, बाहर आता, हाँ सलाम दुआ करते और पूछते, हाँ जी मैं ये आया हूँ। वो पहचान लेते एक दूसरे को, तो कोई चीज़ ज़रूरत हो तो बताएं। तो वो भी बेश धड़क पता होता था हम सब एक हैं, मोहब्बतों का दौर था। हाँ यार कुछ चारपाइयाँ कर पड़ी है, कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। वो भाग के जाता, बंदा चारपाइयाँ ले आता, मेरे पास इतनी है, वो दे देता। दूसरा बंदा आता, वो आके पूछता। इसी तरह का ये सिलसिला जारी था। सब एक दूसरे को सामान, चीज़ें उठा उठा के उन तक पहुंचा रहे थे। महफिलें लग रही थीं। और उन दिनों में जो शादियां होती थी वो 2-3 दिन की नहीं होती थी, वो हफ्ता हफ्ता रहती थी। और 10-10 दिन मेहमानों को रोका जाता था, जाने नहीं दिया जाता। मेहमान कहते शादी ख़त्म हो गई है, मुझे जाने दो। कहते हैं नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं जाने देंगे, अभी तो हमने आपकी तवाज़ो ही नहीं की, अभी तो हमने मेहमान नवाजी ही पूरी नहीं कर सके। इतना मोहब्बतों का दौर था। उसी वक्त शाम को एक शख्स वहाँ से, शादी वाले घर से होके पहुँचा। पैगाम मुश्ताक साहब तक पहुँचा दिया गया। पैगाम ये था कि वो सुबह ही सुबह हमने निकलना है और फ़लाँ जो चीज़ है वो आप पहुंचाना भूल गए हैं, वो कल हमने लाजमी एक तो जाना है, सुबह ही सुबह निकल जाना है।
और दूसरा वो चीज़ लाजमी चाहिए अब हमें पहुँचाएँ। अब वो जिस शख्स ने आके पैगाम दिया वो शायद लेट पहुंचा या वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, क्या हुआ खुदा जाने, कि उसने जब आके पैगाम दिया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। लेकिन उनको ये पता था कि ये शख्स जिसका नाम मुश्ताक है ये बहादुर है, इसके लिए दिन और रात का कोई मसला नहीं है, ये जा सकता है। उन्होंने मुश्ताक साहब को कहा आप कोशिश करें उन तक पहुँचा दें। सुबह ही सुबह उन्होंने अजानों के बाद निकल जाना है। मुश्ताक साहब अपने उस दोस्त शकूर के साथ गप्पों में मसरूफ़ थे। जब इस पैगाम को सुना तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो दोस्त ने कहा चलो। तो मुश्ताक साहब ने कहा रुको यार, पहले खाना शाना खाते हैं, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। कौन सा, ये एक शॉर्टकट रास्ता, हम वहाँ से चले जाएंगे। शकूर जो दोस्त था वो नहीं जानता था शॉर्टकट रास्ता बदनाम है, मशहूर है, खौफ की अलामत है। तमाम देहात के अंदर सब ने बात सुन रखी थी, देखा किसी किसी ने भी था कि इन नालों की तरफ से रात के पहर कोई भी मत गुजरे, इस नालों के ऊपर चुड़ैल का बसेरा है। मुश्ताक ऐसा शख्स था जो चुड़ैल, जिन, भूत इनसे डरता नहीं था, मानता था इनको कि ये चीज़ें हैं लेकिन वो इनसे डरता नहीं था। वो कहता था हैं तो हैं, मैं क्या करूं, होगा तो देखा जाएगा। वो बैठ के उन्होंने खाना वगैरह खाया। दोस्त ने कहा हाँ ठीक है इकट्ठे चलते हैं। तो जब दोस्त का साथ हो तो बंदा रात को 12 बजे भी निकल पड़ता, उसको टेंशन नहीं है। तो उन्होंने बैठ के खाना वगैरह खाया, गप्पे शप्पे मारी और उसके बाद तकरीबन 10:30 11 के करीब उन्होंने सामान उठाया और घर से बाहर निकल आए। ये ऐसा टाइम था, लंबे रास्ते से जाते 1.5 घंटा लग जाता, शॉर्टकट वो जो नाले वाला रास्ता था उससे जाते तो लगता तो टाइम बहुत कम, लेकिन वो ख़तरनाक रास्ता था। और वहाँ से जाने के लिए सोर्स जो रोशनी का था, रास्ता देखने के लिए वो लालटेन था। तो घर से निकलते ही जिस चीज़ को पहले पहले उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा वो लालटेन था, क्योंकि उसकी रोशनी में उन्होंने उस सफ़र को तय करना था जो शॉर्टकट वाला रास्ता था। मुश्ताक और उनका दोस्त शकूर जैसे ही घर से बाहर निकले तो हर तरफ हू का आलम था, अंधेरा ही अंधेरा फैल चुका था। दरख्त एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। कहीं पे भी किसी घर से भी रोशनी नहीं निकल रही थी। ये तो आज के दौर की टेक्नोलॉजी है कि लाइट लगी होती है तो दूर दूर से नज़र आती है। घरों में उस वक्त सबके घरों में लालटेन थे और लालटेन घर के बाहर कोई नहीं लटकाता था, घरों के अंदर होते थे। और ये ऐसा टाइम था जिस वक्त लालटेन भी बुझा दिए जाते थे। रात को 8-9 बजे, मैक्सिमम 8 साढ़े 8 बजे तक लोग खाना खा के सोने के लिए लेट जाते थे और 9 बजे तक लालटेन की रोशनी को बुझा दिया जाता था और सब सो जाते थे। जिन घरों में लालटेन जल रहा हो, रोशनी घर के अंदर ही है, बाहर तो आ नहीं रही, लेकिन 9 बजे रोशनी भी वो जो घर के अंदर थी ख़त्म हो चुकी है। तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इंसानी आबादी होने के बावजूद घुप अंधेरा था, कहीं पे कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ एक आवाज़ थी, किसी झींगड़ की, किसी दूर से बोलने वाले जानवर की, जो ऊंची आवाज़ में आवाज़ निकालता, चीखता, या कुत्ता कहीं दूर से भौंकता तो सिर्फ वो आवाज़ सुनाई देती। गीदड़ की भी आवाज़ आ रही थी, लोमड़ी की भी आवाज़ आ रही थी। उस वक्त ये तमाम जानवर भी पाए जाते थे। सबसे भयानक जो आवाज़ होती है वो लोमड़ी की है। वो जब आवाज़ निकालती है तो उस वक्त इस तरह महसूस होता है जैसे कुछ उसने देख लिया है और वो रो के कह रही है, बचाओ अपने आप को, जिस चीज़ को मैंने देख लिया है वो बहुत खौफनाक है। और मैं आज भी जब ऐसी जगहों पर अकेला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता हूँ तो लोमड़ी की आवाज़ को बहुत सुनता हूँ, मोबाइल पे चला लेता हूँ, उससे एक एहसास होता है, फीलिंग आती है। वो दोनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उस नाले तक पहुँच गए जो पहला नाला आता था। वो बातों में दोनों मशगूल थे और वो जो नदी कहना चाहिए उसको वो नाला कह रहे हैं। वो ज़रा नाला बड़ा होता है और उनके ऊपर छोटे छोटे इन्होंने पुल बनाए होते हैं, नीचे नाला गुजर रहा है। नदी छोटी होती है, नाला बड़ा होता है। मैं गलत शुरू में शायद कह गया। तो नाले के ऊपर से जिस तरह पुल इन्होंने बनाए होते हैं क्रॉस करने के लिए, तो उस वक्त दोनों बात करते हुए उस नाले के ऊपर से गुजरे और नाला अबूर कर लिया। पहला नाला खैर आफियत से अबूर कर लिया। ये बात कि यहाँ पे किसी चुड़ैल का बसेरा है लोगों को नज़र आती है,
ज़रूर सुन रखी थी मुश्ताक ने, लेकिन साथ जो दोस्त था शकूर, उसको इस बात का पता नहीं था। लेकिन मुश्ताक के जहन में भी इस वक्त चुड़ैल नहीं थी, वो एक दिलेर शख्स था, लेकिन रात का पहर उसके भी दिल में था, दिमाग में था कि इस वक्त अंधेरा गुप है और लालटेन निकाले मैं जा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम होता था कि रात के इस पहर कोई निकलता था, क्योंकि अगर रात के इस पहर कोई निकलता था तो गांव वालों को अंदाज़ा हो जाता था कोई एमरजेंसी ही है जो इस वक्त कोई निकला है, या तो कोई शख्स बीमार है, किसी की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई है, या कुछ ना कुछ एमरजेंसी है। नाला जैसे ही क्रॉस किया गया और उन्होंने 2 कदम ही आगे रखे थे तो लोमड़ी, गीदड़ की आवाज़, कुत्ते की दूर से कहीं भौंकने की आवाज़ें तो मुसलसल थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आ रही थी। लेकिन 2-3 कदम रखने के बाद नाले से जैसे ही वो उतरे तो उनके कानों ने एक ऐसी आवाज़ को सुना जिस पे उनको तवज्जो देनी पड़ी। जो पहले आवाज़ें सुन रहे थे जानवरों की, उसमें उन आवाज़ों पे उनकी कोई तवज्जो नहीं थी। ये कैसी आवाज़ है? ये आवाज़ जो दोनों के कानों ने सुनी थी, लेकिन शकूर बोला ये कैसी आवाज़ है? अब वो दोनों जो चल रहे थे अपनी जगह पे रुक गए उस आवाज़ को सुन के। जब शकूर ने ये सवाल किया ये कैसी आवाज़ है, तो मुश्ताक भी अपने कान इर्द गिर्द इस तरह घुमाने लगा अपने पूरे सर को कि कान उस आवाज़ को दोबारा से सुन सकें, ये किस तरह की आवाज़ है, ताकि मैं जवाब दे सकूं मुश्ताक के सवाल का। हाँ, ये एक अजीब सी आवाज़ है। तो उसी लम्हे दोबारा से आवाज़ आई। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई किसी से विस्परिंग में बात कर रहा हो, जिस तरह इस अंदाज में कोई ऐसी आवाज़ें निकाल के कोई बात कर रहा हो। इस अंदाज में अजीबो गरीब सी बातें करने की आवाज़ आ रही थी जो ऐसे लगता था करीब कहीं मौजूद है। मुश्ताक ने कहा, हाँ आवाज़ तो मैंने भी सुन ली है, लेकिन ये बहुत अजीब सी आवाज़ है। मुश्ताक तो बहादुर शख्स था, शकूर इतना बहादुर नहीं था। उसने उस बात का इजहार नहीं किया कि उसका डर बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, खौफज़दा हो गया, क्योंकि उसके साथ एहसास था कि उसका दोस्त मुश्ताक साथ खड़ा है, इसलिए वो भी बहादुर बना हुआ था, अंदर से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। मुश्ताक ने कहा, आओ आगे चलते हैं। उसके कहने का लबो लहजा ऐसा था कि वो बिल्कुल नहीं डरा, इस विस्परिंग वाली आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अभी चंद कदम और ही चले थे कि दोबारा से उसी तरह की जो आवाज़, अजीब व गरीब सी इस तरह की आवाज़ें, जैसे कोई बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहा हो। पहले तो लगता था पहली आवाज़ को सुन के 1-2 लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन अब लगा कि 5-6 लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। शकूर ने मुश्ताक की तरफ बगैर बोले इस अंदाज में देखा जैसे उससे पूछना चाह रहा हो कि आवाज़ ये सुनी है। दोनों चल रहे थे साथ साथ। मुश्ताक ने उसकी तरफ देखे बगैर ही लालटेन हाथ में पकड़े आगे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता रहा, और शकूर उसको इस तरह देख रहा था जिस तरह उससे पूछ रहा हो कि दूसरी दफ़ा आवाज़ सुन ली, और वो जान के आगे बढ़ रहा था कि इन आवाज़ों की तरफ बजाय हम तवज्जो दें, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि शकूर पूछना चाह रहा था आवाज़ सुनी है, और मुश्ताक ये सोच रहा था कि जो मैंने बातें इस नाले के हवाले से सुन रखी थी, इसका मतलब है वो आज फिर अपने कानों से सुन भी रहा हूँ। वो कहते थे इस जगह भारी है, यहाँ पे चुड़ैल रहती है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, और अब जिस तरह दूसरी दफ़ा ये आवाज़ आई है जो मेरी तरफ देख रहा है, इस सवाल का जवाब लेना चाह रहा है कि दोबारा सुन ली ये आवाज़, तो मैं खुद अभी सोच रहा हूँ इसको जवाब क्या दूँ कि हाँ तुम्हें बता दिया यहाँ पे तो जिन्नात का बसेरा है, चुड़ैल रहती है, तो डर जाएगा। वो दोनों चलते रहे। अभी कुछ कदम ही चले थे कि एक तेज़ हवा का झोंका आया जिससे वो दोनों सहम से गए। ना वो हवा दरख्तों पे थी, ना वो हवा पीछे थी, ना वो लेफ्ट पे थी, ना वो राइट पे थी। वो झोंका ऐसे था जैसे उन दोनों को टच करके गया हो। उनके बाल हिल गए, उनके कपड़े लहरा गए। इतना तेज़ सा झोंका था कि वो दोनों हैरान हुए इस झोंके पे कि हमें आया है, लेकिन बाकी इधर उधर लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा, क्योंकि दरख्त अगर तेज़ आंधी चले, अगर तेज़ हवा हो, जिस तरह उनको अभी हवा टच हुई थी,
तो दरख्त शोर पैदा करते हैं। रात के टाइम अगर आप जंगल में हों और हवा चल पड़े तो दरख्तों का एक शोर होता है, पत्ते आपस में जब टकराते हैं तो पत्ते एक मखसूस सा शोर पैदा करते हैं, खामोशी टूट जाती है, शोर बुलंद हो जाता है। अभी भी उस जंगल में खड़े हुए एक झोंका आया, लेकिन किसी दरख्त से भी किसी पत्ते का, किसी नीचे गिरे हुए खुश्क पत्ते तक की आवाज़ भी नहीं आई। हाँ, उनके पाँव के नीचे अगर कोई खुश्क पत्ते आ रहे थे तो उसकी चरचराहट ज़रूर आ रही थी। जब झोंका आया तो मुश्ताक भी जो कदम आगे बढ़ा रहा था, कदम तो उसने बढ़ाए लेकिन कदम बढ़ाने की स्पीड उसकी स्लो हो गई थी, आहिस्ता हो गई थी, क्योंकि वो भी इर्द गिर्द दरख्तों को इस अंदाज में देख रहा था कि हवा का झोंका सिर्फ हमें क्यों महसूस हुआ, दरख्तों पे क्यों नहीं आया, दरख्तों का शोर क्यों नहीं पैदा हुआ। क्योंकि इस बात से उसका दोस्त शकूर नावाकिफ था कि इस तरह के झोंके पे शोर भी होता है। अभी वो चंद कदम और बढ़े ही थे कि बाकायदा तौर पे इस तरह उनको गोलाई में जैसे कोई हवा का झोंका सा आता है, ऐसे गोल सा झोंका सा लगा जैसे पहले उनको आगे से हवा लगी और फिर उनको पीछे कमर वाली साइड से हवा लगी। यानी कि वो दोनों चल रहे थे, कंधे वाले साइड पे हवा लगी, फिर मुंह की तरफ से हवा लगी, फिर इस कंधे की तरफ हवा लगी, फिर पीछे से हवा लगी। इसका मतलब ये था कि एक झोंका सा था जो गोल उनके गिर्द घूमा था। अब मुश्ताक को 100% यकीन हो गया था कि पहला झोंका भी जिसमें किसी पत्ते का शोर नहीं था, दरख्त चिल्लाया नहीं, दरख्त ने शोर नहीं किया और इस वक्त गोलाई में आया है, ये वही है जिसकी बातें गांव वाले करते हैं, जिससे मैं कभी डरा नहीं, लेकिन है तो सही, मानता हूं अब वो आ चुका है, ये जो भी है। अभी और चंद कदम बढ़े तो इस लम्हे दोनों ने जो आवाज़ सुनी, वो इसी तरह की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लगा कि इर्द गिर्द हर जगह पे इस तरह की आवाज़ आ रही है। अब इतनी ज़्यादा जो भी मखलूक वहाँ पे थी, जो नज़र नहीं आ रहा था, एक लालटेन की रोशनी थी, उस रोशनी को इस अंदाज में पकड़ा गया था कि वो रोशनी रास्ता बनाए, सामने किसी दरख्त से टकरा ना जाए। जब दरख्त हों, आप दरख्तों के अंदर से गुजरेंगे, आपने रास्ता लाजमी बनाना है, क्योंकि दरख्तों ने ऊपर से अपने पत्तों से एक दूसरे के साथ ढांक रखा होता है और इस तरह ढांप रखा होता है कि चांद की रोशनी भी अगर नीचे आके पड़ना चाहे तो नहीं पड़ सकती। जहाँ जहाँ पे दरख्तों के बीच में गैप होता है वहाँ पे चांद की रोशनी है, लेकिन जहाँ पे दरख्त ऊपर से मिले हुए हैं वहाँ पे नीचे चांद की रोशनी नहीं फैल रही। इसलिए वो लालटेन का इस अंदाज में सहारा ले रहे थे कि लालटेन की रोशनी से निकलने वाली जो रोशनी है वो उनको रास्ता दिखाती जाए, क्योंकि बहुत अंधेरा था, दरख्त बहुत आपस में मिले हुए थे, उनके बीच में गैप नहीं था, फासला नहीं था। इतने ज़्यादा जंगल के दरख्त है जिसकी वजह से चांद की रोशनी नीचे बहुत कम पड़ रही थी। और वो रास्ता बनाते हुए जब आगे बढ़ने लगे और इतना ज़्यादा उनको इस तरह बोलने की आवाज़ आई तो मुश्ताक को अंदाज़ा हो गया कि अब मुझे अलर्ट होना है और अपने इस दोस्त को भी, जो उसके अंदर एक ख़तरे का एहसास, खौफ का एहसास पैदा हो चुका है, उसको कवर करना है। उसने अपने इस हाथ में जो लालटेन पकड़ा हुआ था उसको दूसरे हाथ में पकड़ा और एक हाथ से अपने दोस्त का हाथ थाम लिया। इसका मतलब था वो अपने दोस्त को सहारा देने जा रहा था कि हिम्मत मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया। जब कोई भी दोस्त एक दूसरे का हाथ थाम ले तो मतलब ये होता है कि मैं हूं ना, घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। अंदर से शायद थोड़ा सा वो भी डर चुका था मुश्ताक, लेकिन इस तरह की सूरत हाल के लिए वो तैयार नहीं था, ना वो अंदाज़ा था कि जंगल में उसके साथ ये होगा। अभी और वो बढ़ना शुरू हो गया, उसने अपनी स्पीड बढ़ने की तेज़ कर ली। जैसे ही वो तकरीबन 30-40 कदम आगे चले होंगे कि तो एक कहका सुनाई दिया, इतना क्लियर कहका था और वो गूंज ऐसी थी जैसे पूरे जंगल में उस कहके की गूंज सुनाई दी हो, और वो किसी मर्द का नहीं, किसी औरत का कहका था। वो कहका इस अंदाज में महसूस हुआ जिस तरह चारों तरफ से वो कहका सुनाई दिया हो। सिमत का तयन नहीं हो सका कि किस सिमत से ये कहका आया है, तो वो फिर आगे बढ़े।
अब मुश्ताक ने अपने दोस्त शकूर का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। चाल तेज हो चुकी है। पाँव के नीचे पत्तों की चरचराहट आ रही है। वो इतना शोर पैदा कर रही है, पत्तों की चरचराहट। खुश्क पत्ते जो दरख्तों के होते हैं उनमें आप पाँव रखें तो वो टूटते हैं, वो टूट रहे थे और तेज तेज दोनों दोस्त चलते हुए उन पे पाँव रखते हुए जा रहे थे। शोर ऐसे लग रहा था, इतना भयानक माहौल के अंदर जहाँ पे ये सब कुछ सुन चुके थे, एक औरत का कहका भी सुन चुके थे, तो वहाँ पे पाँव के नीचे चरचराते पत्ते भी ऐसे कानों में बेइंतहा शोर पैदा कर रहे थे। वो तेज़ी से दोनों दोस्त चल रहे थे। शकूर कोई भी बात नहीं कर रहा था, इसलिए कि वो चाहता था जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हम निकलें। और मुश्ताक ने इसलिए अपने दोस्त शकूर का हाथ मजबूती से थामा हुआ था, कहीं ये घबरा ना जाए, कभी ये बहुत ज़्यादा डर ना जाए। डर तो उसके अंदर भी था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन बशर तो था, इंसान तो था, खौफ इंसान के अंदर है। वो तेज़ तेज़ चलते हुए दोनों दोस्त आगे बढ़े, क्योंकि दोनों नालों को तो क्रॉस कर चुके थे। पहले नाले को तो उन्होंने क्रॉस किया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे नाले को क्रॉस करते ही ये वाक़यात शुरू हो चुके थे। और जैसे ही वो और आगे बढ़े तो कहका इस दफ़ा क्लियर सुनाई दिया कि वो जो कहका लगा रही है, वो जो कोई भी है, वो जो भी औरत है, वो पीछे से कहका लगा रही है। पहले दफ़ा तो कहका चारों तरफ से गूंजा था, सिमत का तयन नहीं हुआ था। इस दफ़ा सिमत क्लियर हो गई, वो पीछे है, पीछे वो हंस रही है। मुश्ताक ने शकूर का जो हाथ तो पकड़ा हुआ था, इस दफ़ा उसकी तरफ मुड़ के देखा। दूसरे हाथ में उसके लालटेन है। इर्द गिर्द जंगल के दरख्त हैं, हर तरफ अंधेरा है। लालटेन की यह रोशनी दोनों दोस्तों को सामने रास्ता दिखा रही है, कहीं दरख्त पे ना टकरा जाएं। दूर कहीं से गीदड़ के रोने की आवाज़ भी आती है। लोमड़ी अपनी मखसूस अंदाज में बोलती है और कुत्ता भी कहीं कहीं से बोल पड़ता है। और पीछे जब एक औरत का कहका भी शामिल हुआ तो सबसे भयानक इस मंजर के अंदर उस औरत का कहका था जो पीछे से लगा था। शकूर जो हाथ पकड़े हुए था, मुश्ताक ने अपने दोस्त शकूर की तरफ देख के कहा, पीछे मुड़ के मत देखना, बस तेजी से आगे की तरफ बढ़ते रहो। और ये लबो लहजा ऐसा था मुश्ताक का कि पीछे मुड़ के मत देखना, ये ऑर्डर भी था और इस लबो लहजे में कहा गया जिसमें कॉन्फिडेंस भी था। बहुत ज़्यादा खौफ नहीं था, आवाज़ कपकपा नहीं रही थी। अगर आवाज़ के अंदर खौफ होता, कपकपाहट होती तो साथ चलता हुआ और घबरा जाता, लेकिन इस लहजे में उसको कहा गया डरना मत और पीछे मुड़ के मत देखना। तो ये एक सहारा होता है कि मेरा दोस्त जो राहबर भी है, इस वक्त रहनुमाई कर रहा है मेरे रास्ते की, वो डरा नहीं है, वो घबराया नहीं है। तो आपके अंदर भी जान आ जाती है। तो साथ चलते शकूर के अंदर भी थोड़ा सा हौसला आ गया कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी मेरा दोस्त मुश्ताक अभी बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा है, डरा नहीं है, उसकी आवाज़ कपकपा नहीं रही। वो दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए इस तरह चल रहे थे। अब मुश्ताक का चलने का लहजा भी बहुत कॉन्फिडेंट था। तो जिसने कहका लगाया था उसकी पीछे से आवाज़ आई, आज तो तुम बच गए हो, दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना, मारे जाओगे। ये एक ऐसा लहजा था जो एक औरत का तो लहजा था, लेकिन बहुत ही गुस्से भरा लहजा था और उसकी आवाज़ कानों को चीरती हुई आगे जा रही थी। ऐसा था जैसे पूरे जंगल में एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लग के उसके अंदर इस आवाज़ को चलाया गया हो। इस तरह गरजती और गूंजती हुई आवाज़ थी उस चुड़ैल की। मुश्ताक तो अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए उसने कदम आके रखा, लेकिन जो शकूर उसका दोस्त था वो थम चुका था इस आवाज़ को सुनने के बाद कि आज तो तुम बच गए हो। और वो जो कुछ पीछे से कह रही थी वो अपनी जगह पे रुक गया। और जब मुश्ताक आगे बढ़ने लगा, उसने हाथ पकड़ा हुआ तो उसको एहसास हुआ कि दोस्त रुक चुका है, तो वो भी रुक गया। और उसने देखा कि उसका दोस्त इतना घबरा चुका है, खौफज़दा हो गया है कि अपनी जगह पे खड़े हुए पीछे मुड़ के देख रहा है। जैसे ही मुश्ताक ने अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखा कि वो पीछे मुड़ के देख रहा है और उसका चेहरा बिल्कुल खौफ के आलम में इतना डर चुका है, उसका चेहरा बता रहा है कि वो बहुत शदीद खौफज़दा है। तो तब मुश्ताक ने भी पीछे मुड़ के देखा और जैसे ही मुश्ताक ने नीचे मुड़ के देखा तो एक तकरीबन 8-9 फुट लंबी औरत बिल्कुल थोड़े फासले पे उनके पीछे खड़ी थी।
कदो कामत बहुत ऊंची थी उसकी, 8 से 9 फुट ऊंची थी, लेकिन लिबास उसके जिस्म पे था वो कोई भी औरत नहीं हो सकती थी। ये एक ऐसा मंजर था जो मुश्ताक भी अब अपनी आंखों से देख रहा था, जो उसने सुन रखा था, इस इलाके में एक चुड़ैल रहती है। वो लंबे चौड़ी 8-9 फुट ऊंची जो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, काला स्याह था, इतना काला स्याह कि उसने ज़िंदगी में इतनी काली स्याह औरत नहीं देखी थी, पहली दफ़ा देख रहा था। और उसके बाल इतने लंबे थे कि सर से लेकर पाँव तक आ रहे थे और पीछे भी जा रहे थे। कोई औरत 8-9 फुट लंबी भी हो सकती है, लेकिन इतने बाल किसी के नहीं हो सकते कि खुले हुए बाल उसके नीचे ज़मीन तक आ रहे थे और उसके पीछे भी जहाँ तक उनको लालटेन की रोशनी में नज़र आया वो नज़र आ रहे थे। हैरत की बात यह थी, जिस जगह पे वो खड़ी थी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे दरख्तों ने शायद ऊपर से चाँद की रोशनी को रोका हुआ नहीं था, उसके ऊपर चाँद की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से दूर जाते उसके वो बाल भी देख चुके थे। वो मुस्करा रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी अंदर से, ये जो सफ़ेद और ब्लैक है ये नहीं थी, बिल्कुल लाल थी। और उसके जो दांत थे बिल्कुल वाइट सफ़ेद दांत, और जिस तरह इंसानों के ये बड़े बड़े दांत हैं वो बिल्कुल छोटे 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 दांत। जब उसने मुस्कुराते हुए, वो क्योंकि खड़ी मुस्कुरा रही थी, वो कहते जब हमने देखा तो छोटे 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 उसके दांतों से भरा हुआ था उसका मुंह। वो इंसानी दांत नहीं थे, जैसे किसी जानवर के दांत हों, बिल्कुल लंबे लंबे नोकदार और छोटे छोटे दांत। इंसान जब इस तरह मुस्कुराता है तो दांत क्लियर नज़र आते हैं। इस तरह के लंबे बाल और इस तरह के दांत और काला स्याह चेहरा, उसके ऊपर जो कपड़े थे वो भी काले थे या क्या थे, वो कहते हैं हमें ये नहीं समझ आ सके कि वो वाकई कपड़े थे या उसका रंग इस तरह का काला था, नहीं समझ आया। लेकिन उसका चेहरा क्लियर याद है, उसका काला स्याह चेहरा था, लाल आंखें थीं, छोटे 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 बारीक उसके दांत थे और इतने लंबे उसके बाल पीछे तक जा रहे थे। 8-9 फुट ऊंची थी वो और ऐसे टांगे खोल के खड़ी थी वो। मुश्ताक कहता है जब ये मंजर मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अभी अगर इसी जगह पे हम खड़े रहे तो मेरा दोस्त ये गिर के बेहोश हो जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ मजबूती से जो थामा हुआ था, साथ ही उसको झटका दिया, उसने ऐसे झटका लिया, हाँ। मैंने कहा भागो, कुछ नहीं करेगी हमारा, भागो। ये उसको हौसला दे रहा था, डर के वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। कह रहे मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। जब हम दोनों भागे हैं तो मुसलसल पीछे कहके की आवाज़ आती रही है। हमने कहके की परवाह किए बगैर हम भागते रहे हैं, भागते रहे हैं, भागते रहे हैं, भागते 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 उस घर तक पहुंच गए हैं जहां पे हमने पहुंचना था। वहां पे जाते ही हमने दरवाज़ा हाथों से तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मेरे दोस्त ने तो बाकायदा पत्थर उठा लिया, दरवाजे को पत्थर मारने शुरू कर दिया कि इसकी आवाज़ से, शोर से जल्दी घर वाले जागें, कहीं वो हमारे पीछे ना आ रही हो। वो इतना घबराया हुआ था। जब घर वाले निकल के आए वो शदीद परेशान कि कौन है रात के इस पैर हमारे दरवाजे को पत्थर मार रहा है। जब वो बाहर आए उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा अंदर आने दें। वो अंदर गए हैं, उन्होंने बिठाया, उनको पानी शानी पिलाया। शकूर बिल्कुल हालत गैर हो चुकी थी, मुश्ताक अभी भी हौसले में था। और जब उन्होंने सारी कहानी उनको कहा कि हमें जल्दी से पानी वगैरह दे, तो उन्होंने उनको पानी वगैरह दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ है। वो शकूर बोलने लगा है तो मुश्ताक ने उसको कहा रुको मैं बताता हूँ। उसने कहा यार कुछ नहीं हुआ, रात के टाइम आ रहे थे, ऐसे दिल में वहम सा आ गया, ऐसे खौफ सा आ गया तो डर के आ गए और कुछ नहीं हुआ। तो शकूर उसको देखना शुरू हो गया कि इसने मुश्ताक ने ये क्यों कहा। तो उसने उसको इशारा किया रुको मैं बताता हूँ। सब जो जमा हो गए थे परेशानी के हाल में, उनको अंदाज़ा हो गया कि रात के टाइम आए हैं, डर गए होंगे। तो उन्होंने कहा चलो अब तुम सो जाओ। सामान उन्होंने दे दिया उनको, जो सामान लेके गए थे सामान उनके हवाले किया और कहा तुम लोग अब सो जाओ। तो कुछ देर बैठे रहे। जब लोग इधर उधर हो गए तो शकूर ने उससे पूछा तुमने बताया कि? उसने कहा इनके घर में शादी है और मैं ये सारा वाक़या बता दूंगा तो इनके दिलों में इतना खौफ आ जाएगा कि शादी खुशी से जिस तरह कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे, रातों को सोते हुए भी डर जाएंगे कि कहीं वो चुड़ैल इधर आ ही ना जाए। सुन रखा है लेकिन किसी ने इस तरह क्लियर वाक़या नहीं देखा। अगर देखा है तो लोगों के दिलों से वाक़या निकल चुका है। अभी हम क्लियर बता देंगे, कल परसों इनका फंक्शन है मेन, ये डर जाएंगे, अच्छी तरीके खुशी नहीं मना सकेंगे। इसलिए मैंने कोशिश की मत वो करो। तो वो आए, उन्होंने कहा अब सो जाएं।
तो बेशक आप सुबह चली जाइएगा। वो इस बात को जानते थे कि मुश्ताक ने भी कल अपने घर से ये वाला शादी के लिए काम करना है। अब वो मुश्ताक से कह रहे थे सो जाओ, जबकि मुश्ताक जानता था कि मुझे घर पहुंचना है और घर पहुंच के ये काम करना है। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि हम ज़रा डर गए हैं, तो मुश्ताक ने खड़े होकर कहा नहीं हम चलेंगे, हम घर जाएंगे, वहाँ सुकून से जाके सोएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रात हो गई है, पहले भी आप डर के आ गए। उन्होंने कहा नहीं डर के नहीं, कोई कुत्ता था या पता नहीं कोई लोमड़ी शोमड़ी थी तो ये डर गया मेरा दोस्त, तो इसलिए ये पत्थर मारना शुरू हो गया। मैं तो दरवाज़ा खड़खड़ा रहा था, जानवर की वजह से डर गया। ज़रूरी नहीं अब जानवर कोई हो मिले, हर दफ़ा मिले, चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि सुबह मैंने वो काम भी करना है। तो उन्होंने इसके बावजूद कि बार बार मिन्नत समाजत की रुक जाओ मसला हो जाएगा, तो मुश्ताक जानता था कि मुझे पहुँचना है, वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, करना है। तो कुछ देर के बाद उन्होंने इजाज़त ली और वापस लालटेन उठा के उसी रास्ते पे आ चुके थे। शकूर अपने दोस्त की तरफ मुसलसल इस अंदाज में देख रहा था कि मरवाना है मुझे, अभी तो उससे मिल के आए हैं, अभी तो उससे हो के आए हैं और फिर उसी रास्ते पे आ गए हैं। मुश्ताक ने कहा शकूर डरना नहीं है, डरोगे तो वो चीज़ तुम पे हावी हो जाएगी, डरना नहीं है, ऐसी की तैसी मैं उससे देख लूँगा, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं कर सकती वो हमारा। उसको लबो लहजा ऐसा था, इस अंदाज में उसने अपने दोस्त को कहा कि उसके अंदर भी कुछ हौसला आ गया कि निकल तो आए, आप करें क्या। वो दोनों उसी रास्ते पे रवाना हुए। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि चलते रहे चलते रहे चलते रहे, नाला ही नहीं आया। शकूर कह रहा है यार मुश्ताक पहले तो नाला तुम्हारा जल्दी आ गया था, नाला क्यों नहीं आ रहा। वो कह रहा है मैं खुद भी परेशान हूँ। उसने कहा, मुश्ताक ने आ जाता है यार, मेरे ख्याल में हम तेरे लंबे रास्ते से आ गए हैं। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ तक कि इतना टाइम हो गया कि अगर लंबे रास्ते से आते तो तब तक भी पहुँच चुके होते। उनको तकरीबन घंटा हो गया चलते चलते चलते, ना ही कोई नाला आया, बल्कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जो बिल्कुल पहाड़ के नीचे था और वहाँ पे फसलें लगी हुई थी। शकूर ने उसकी तरफ देख के कहा हम रास्ता भूल चुके हैं। उसने कहा हाँ मैं इसलिए तलाश में हूँ कि हम रास्ते की तरफ आ जाएं, हम रास्ता भूल चुके हैं। नाला इसलिए नहीं आया वरना हम तो कब के घर पहुंच चुके होते हैं, हम रास्ता भूल चुके हैं, अब क्या करें। वो जिस जगह पे खड़े हुए थे वो इस अंदाज में रास्ता ढूंढते ढूंढते आए थे कि उनको कांटे तक लग चुके थे। फसलों में भी कुछ कांटे होते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं उनको कांटे चुभ चुके थे। तो उसने कहा यार एक मिनट रुक जा, मुझे ये कांटे लगे हुए हैं। मुश्ताक से कहा ये मेरे कांटे ही निकाल दो। तो मुश्ताक अपने दोस्त के जो मेहमान था उसका कांटे निकालना शुरू हो गया। तो उसी वक्त शकूर ने जिसके कांटे वो निकाल रहा था, अपने दोस्त मुश्ताक को पीछे ऐसे कंधा से यूं कोहनी मारी। तो मुश्ताक ने कहा क्या हुआ। कहता है वो सामने देख। कहते हैं हमने सामने देखा तो एक अजीब सी रोशनी थी, वो किसी लालटेन की नहीं थी, जैसे गोल सा हियोला सा होता है फुटबॉल की तरह, गोल सी एक रोशनी थी, काफ़ी धुंधली धुंधली सी थी, लेकिन ऐसे ज़मीन से निकल रही थी। मुश्ताक ने जैसे ही देखा कि सामने एक रोशनी सी है और धुंधली धुंधली सी है लेकिन ज़मीन से निकल रही है, मैंने कहा ये क्या है। अभी वो दोनों दोस्त उसको खड़े देख ही रहे थे कि उन्होंने देखा उसके बिल्कुल सामने एक और उससे भी कई गुना बड़ी रोशनी निकली, जो इतनी बड़ी थी जो एक दरख्त की हाइट तक ऊंची चली गई और वो गोल दायरे में थी, गोल गोल घूम रही थी, गोल गोल वो रोशनी गोल गोल घूम रही थी और दरख्त की ऊंचाई तक चली गई थी, जिससे उनको अंदाज़ा हो गया कि फिर वो ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ पे जिन्नात अब इस रूप में रोशनी की शक्ल में सामने आ रहे हैं। और उसी लम्हे उन्होंने देखा कि इधर 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 रोशनियाँ उनके सामने, जिस जगह पे खड़े हुए थे, रोशनियों के गोले से बनने शुरू हो गए और वो गोले ऐसे निकलते ऊपर जाके गायब होते। गोला रोशनी का निकलता, आग का नहीं, रोशनी का गोला ऐसे निकलता, ऊपर कुछ तक जाता, गायब हो जाता, फिर नीचे की तरफ आता, गायब हो जाता। उन्होंने कहा भागो यहाँ से। फिर मुश्ताक ने अपने दोस्त शकूर का हाथ पकड़ा और कहते हमने भागना शुरू किया। जूं भागे जूं भागे जूं भागे, भागते भागते अंदाज़ा हुआ कि सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ जब रोशनी आई तो मैंने कहा अब रुक जाओ। सांस हमें चढ़ चुकी थी, दोनों की हालत बहुत बुरी थी और मैंने फिर सिमत का तयन किया, अंदाज़ा लगाया कि हम इस वक्त कहाँ हैं और हमें किस साइड से जाना है। और उसका अंदाज़ा लगाने के बाद फिर मैंने दोस्त को पकड़ा और अपने घर लेके गया। मेरे दोस्त जिसने 1-2 दिन बाद निकलना था, उसको 5 दिन तक बुखार ही नहीं उतरा और वो मुसलसल बुखार में रहा। जब वो ठीक हो गया उसको मैंने रवाना किया, वो अपने शहर जो उसने वापस जाना था वो बिल्कुल ठीक हो के उसका इलाज वगैरह किया, दम दरूद किया, सारा कुछ किया, वो बेहतर हुआ तो उसको रवाना किया। तो वहीं पे ही कुछ दिनों के बाद एक औरत के अंदर हाज़िरी हो गई।
वो कहते हैं जब औरत के अंदर हाज़िरी हो गई तो उसके बाद शकूर तक मुश्ताक तक भी ये बात पहुंची कि वो जो फ़लाँ गांव की औरत है उसके अंदर किसी चीज़ ने बसेरा कर लिया है, उसके हाथ पांव मुड़ गए हैं और वो अजीब व गरीब सी बातें कर रही है। जिस भी आमिल के पास, पीर फ़कीर के पास वो लेके जा सकते थे वो लेके गए, इलाज कराया 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 कराया, किसी से भी आराम नहीं पहुंचा। फिर खुद ही कुछ अरसे के बाद उनके उस गांव के अंदर एक आमिल आया, वो अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग था, सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने मस्जिद में, जो छोटी सी मस्जिद थी, उसने आके नमाज़ पढ़ी और वहाँ पे काफ़ी देर बैठ गया। तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ हैं? उसने कहा मुसाफिर हूँ, बस रात क़याम करूँगा, चल पड़ूँगा। तो उन्होंने उसको बताया, बातें बातें होती रहीं, गाँव की इधर उधर की बातें हो रही, तो बातों बातों में औरत का भी जिक्र आ गया कि हम परेशान हैं, हमारी हुआ। उन्होंने कहा आप उसको मेरे पास लेके आएँ। गाँव वाले अमूमन, मैंने कहा ना 8 बजे सो जाते हैं, तो वो पहले ही आया था और 8 बजे का ये टाइम था, तो वो कहते हैं 8:30-9 बजे करीब उस औरत को उसके पास लेके आए। एक घर था, उसके अंदर उस बुज़ुर्ग को लेके गया और औरत उसके पास लेके, यानी वो चल के गया उस घर के अंदर बुज़ुर्ग और बैठ गया और कहा मेरी औरत को मेरे सामने लेके आओ। जब उस औरत को उसके सामने लेके आए तो कहते हैं बुज़ुर्ग ने, मुश्ताक कहता है मैं भी मौजूद था, देखा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा और उसके बाद वो जो चीज़ भी थी वो हाजिर नहीं हो रही थी, वो बहुत ताकतवर थी। जब वो काफ़ी देर पढ़ चुका तो गांव वाले उसको बता चुके थे कि इतनी ताकतवर है, ये हाजिर नहीं होती। बहुत सारे आमलों ने कोशिश की, बहुत सारे पीर फ़कीर ने कोशिश की, उन्होंने कहा ये बहुत ताकतवर है, हमारे बस से बाहर, ये हाजिर नहीं होती, ये बहुत हाजिर होगी तो हम कुछ करेंगे, ये हमें नुकसान पहुंचा देगी। वो अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा और उसके साथ हम कलाम हुआ, कौन हो तुम? आगे से खामोशी, वो उसी तरह लगी रही, लेकिन आवाज़ जो सवाल किया गया था उस आवाज़ के अलावा कोई जवाब ना आया। कौन हो तुम का जवाब मैं ये हूँ नहीं आया। काफ़ी देर पढ़ते रहे और जब देखा वो नहीं बोली, कहा चीनी लेके आओ। वो चीनी लेके आए, उन्हें मुट्ठी में इस तरह चीनी रखी, पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारा और उसके बाद चीनी उस औरत के ऐसे हाथ को पकड़ा, उसकी हथेली पे रख दिया, उसने पकड़ के यूं खा लिया। जैसे उसने खाया तो वो आगे से और दो, उसके अंदर से आवाज़ आई और चाहिए और दो। उस बुज़ुर्ग ने दोबारा से चीनी पकड़ी, पढ़ाई की और उसके ऊपर फूंक मार दी और उसके हाथ में जैसे ही रखा उसने फिर से खा ली। लेकिन दूसरी दफ़ा जो उसने चीनी पड़ी थी वो ज़्यादा तादाद में थी। जब उसने कहा था और दो, उसको मज़ा आया खा के। वो जो भी था, उस औरत के अंदर दो भी था, लोगों का अंदाज़ था ये कोई मर्द जिन है। तो पहली दफ़ा थोड़ी सी दी उसने खाई तो उसने कहा और दो। दूसरी दफ़ा उन्होंने डबल ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा हाथ पे पढ़ाई कर उसको दे दी। उसने सारी की सारी अंदर खा ली, अच्छी खासी खा ली। जैसे ही खा ली तो उसने तड़पना शुरू कर दिया। औरत के अंदर से जैसे ही चीनी गई उसने तड़पना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अब वो जो भी था खुद से बोल रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो। तो उसने, एक बुज़ुर्ग ने कहा अब तुम्हारा ख़ानदान भी बुलाने तुम्हें आ जाए ना, तुम जितने ताकतवर हो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। तुमने इस औरत बेचारी को बहुत तकलीफ़ दी है, तुम्हें पता है पर्दा है इंसान और जिन के बीच में, तुमने इसको जो तकलीफ़ दी है तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा इसने मेरे बच्चे के ऊपर पाँव रख दिया था। तो उसने कहा उसको तुम्हारा बच्चा नज़र नहीं आया, तुम जानते हो एक इंसान को जिन्नात नज़र नहीं आते। उस औरत ने जान के तो ये नहीं किया, लेकिन तुमने इसको इतना अरसा तकलीफ़ पहुँचाई है, बुलाओ अपने जितने बंदों को बुला सकते हो, तुम्हें मैंने नहीं छोड़ना। वो बुज़ुर्ग फिर पढ़ना शुरू हो गए। तो उसी वक्त ये पढ़ाई का सिलसिला जो था, जो हाज़िरी का सिलसिला तकरीबन रात का, वो कहते हैं 1 बज गया था। और जब ये चीनी का अमल हुआ तो उससे पहले बुज़ुर्ग लगे रहे, पढ़ते रहे। 9 बजे से शुरू हुए, 1 बज गया था, 12 बज गए, 12:30 पौने 1 बजे उन्होंने चीनी दी और उसके बाद वो 1 बजे हाज़िरी हुई। और जब पढ़ रहे थे तो उसी वक्त रात के 1 बजे एक दरवाजे के बाहर नॉक हुआ, ठक 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 बजाया गया। तो घर का जो मकीन था उसने कहा जी मैं देखता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने हाथ का ऐसा इशारा किया, उन्होंने कहा नहीं तुमने नहीं जाना, ये कोई इंसान नहीं आया है, इसने बुलाए हैं, अपने बचाने आए हैं इसको, रुको यहीं पे। तो वो डर गए क्योंकि रात के इस पहर तो वाकई एकदम से वो कह पड़ा था मैं जाके देखता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में भी नहीं आया था कि रात की इस पहर तो कोई भी नहीं आता। और वो बुज़ुर्ग बाहर गए तो बाहर लोगों ने वहीं से देखा कि नज़र कोई नहीं आया, लेकिन वो किसी से बातें कर रहे थे ऊंचे लहजे में, जिस तरह
वो बोल रहे थे, वो आवाज़ें उनके कानों तक आ रही थी। वो बुज़ुर्ग उनको कह रहे थे, तुम और लोग भी ले आओ ना, तुम जितने लोग भी इकट्ठे हो जाओ, मैंने इसको नहीं छोड़ना, जाओ औरों को लेके आओ। जितनों को भी लेके आते हो, पूरा के पूरा कबीले को भी लेके आओगे, यहाँ खड़े कर दोगे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको सज़ा दूंगा। इसने उस औरत को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। और फिर लोगों ने सुना कि कुछ वो देर खामोश खड़े रहे, आगे से किसी ने क्या कहा, किसी ने कानों ने नहीं सुना, वो चुप करके सुनते रहे। उसके बाद कहा, अच्छा ठीक है, इस शर्त पे मैं छोड़ता हूँ कि तुम सारे कसम उठाओगे और हल्फ दोगे, और वो भी कि दोबारा ये ज़िंदगी में ये और तुम्हारा पूरा कबीला में इस शर्त पे छोड़ रहा हूँ, तो वो और तुम्हारा पूरा कबीला किसी इंसान को जो तुम बाहर आए हुए तंग नहीं करोगे, तो फिर मैं उसको छोड़ने को तैयार हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या हुआ, किसी ने नहीं सुना। कुछ देर वहाँ बुजुर्ग खड़े सुनते रहे, चुप करके वापस आए। उसको कहा, ठीक है, तुम्हारे कबीले ने मुझे हल्फ दे दिया है, और तुम भी अब मुझे हल्फ दो कि आज के बाद तुम भी किसी को दोबारा तंग नहीं करोगे, ना तुम्हारा कबीला तंग करेगा। तो उसने कहा, जो हल्फ मेरे घर वालों ने दिया है वही मैं देता हूँ। दोनों ने कहा, खाओ ये वाली कसम और कहो कि आज के बाद कभी ये नहीं करोगे। तो उन्होंने उसको वहाँ पे कसम दी और उसने कसम खाई। तो उन्होंने कहा, ठीक है। वो पढ़ते रहे। और उसी के बाद औरत को कहा, इस अंदाज में बाहर निकलो कि इसको तकलीफ़ ना हो, कोशिश करो कि मुंह के रास्ते बाहर निकल जाओ। तो उसने कहा, ठीक है। अब वो इतना डर चुका था, पीछे वाले भी मान चुके थे, वो पढ़ते रहे। तो उस औरत ने उस वक्त मुंह खोला, और उस वक्त ऐसा लगा एक हवा की तरह की कोई चीज़ ऐसे निकली, एक रोशनी सी होती है जिस तरह सब्ज़ कलर की, ऐसे हवा की तरह की कोई रोशनी थी, ऐसे निकली और गायब हो गई। और औरत उस वक्त ज़मीन चारपाई पे गिरी, बेहोश हो गई। बुज़ुर्ग ने कहा, इसको उठा लीजिए, ले जाइए, अब ये औरत ठीक हो चुकी है। तो उन्होंने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो यहीं पे इसको होश में ले आएँ ताकि चेक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। कुछ देर वो लेटी रही, पानी के छींटे वगैरह मारे, तो थोड़ी देर के बाद वो औरत होश में आ गई। उन्होंने उससे अपने घर वालों से बात की, सबसे बातचीत की, तो सब मुतमईन हो गए कि हाँ, औरत अब बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने कहा, मेरी बहन, सर पे हाथ रखा, इसको ले जाइए अंदर, अब कभी भी ये कबीला कम अज़ कम इसके साथ या किसी भी इंसान के साथ ये हरकत नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, दोबारा उस गाँव की किसी औरत पे कोई भी जिन इस तरह नहीं आया। ये दो वाक़यात थे जो मुश्ताक साहब ने नबील साहब को सुनाए और उन्होंने मुझे स्टोरी में भेजे, तो उन्हीं के लफ्ज़, उन्हीं की ज़बानी मैंने सुना दिए। एक और मैसेज भी उन्होंने मुझे किया था, लेकिन वो मैं बता देता हूँ। ये तो आईफ़ोन है, जो मैं ख़ुद से बता देता हूँ। वो कहना यही चाह रहे हैं, लेकिन वो मुझे मतलब सुना देता हूँ। भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, ये मज़र मलिक जो बंदा है ना, तो यार प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाओ यार, प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाओ। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं यार, नहीं मिलते यार। तुम पूरा नेट छान के मारो, आपको नहीं मिलेगा कि जो मतलब बार बात ओपनली क्लियरली कह देता है। तो इसलिए इस आदमी से पूरा तावन करो। और ये हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ, मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है यार कि इस जैसा आदमी, मतलब सच्चा पक्का आदमी, वरना दुनिया तो बड़े बड़े कारोबार को खोल के बैठी हुई है समझियात के नाम पे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने कहा था, जिस तरह मैंने कहा था, आप लोग भी अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते, भेज सकते हैं 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड का। तो उन्होंने भी बना के भेजा, तो उनका मैसेज भी मैंने आपको सुना दिया। आप लोग भी अपना इस तरह का एंड में, कहानी के एंड में। लेकिन इस मैसेज के बाद इन्होंने फिर लिखा STORY। पहले इन्होंने अपनी कहानी वॉइस मैसेज करके भेजी, जो मैंने शुरू में भी आपको सुनाई। उसके बाद ये वाला वॉइस मैसेज छोटा सा बना के भेजा, और उसके बाद उन्होंने लिखा STORY। तो मैंने इसको नंबर दे दिया था। तो आप लोग भी मुझे इस तरह कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, तो आपने इसी तरह का वॉइस मैसेज करेंगे तो छोटा सा वॉइस मैसेज भी डाल देना है, और एंड पे लाजमी लफ्ज़ लिखना है STORY, स्टोरी। तो इंशाल्लाह आपकी स्टोरी भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी। बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, जी मेरी स्टोरी, सबकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल होगी, ये मैंने आपसे वादा किया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए परेशान मत हो। सो आज की, और नंबर है जिस पर आपने भेजना है +92 31366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।